नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं वो आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं ये वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको पूरी इतिहास लेखन की परंपरा और हर इतिहास ग्रंथ की क्या विशेषताएं रही हैं उससे परिचित करवाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर। आज हम बातचीत करने के लिए उपस्थित है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। अब सब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा जब बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो अक्सर दिमाग में कई सारे ख्याल आते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ का लेखक है वह हिंदी दुनिया से बड़ी दूर फ्रांस में बैठकर उसने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार दा लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, और इसके लेखक हैं गारसा दत्तासी। आपको आश्चर्य होगा कि इस व्यक्ति ने, यह कभी भारत नहीं आया, यह फ्रांस में हिंदुस्तानी भाषा का प्रोफेसर था और वहीं से इसने भारत की जो भाषाएं थी उनके कवियों को इकट्ठे कर ये जो ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी की रचना शुरू कर दी। तो अगर बात की जाए कि ये जो ग्रंथ है ये कब प्रकाशित हुआ, तो इसका जो ये कुल 4 भागों में बांटा हुआ है। इसके पहले 3 भाग जो है वह 1839 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग जो था वो 1847 में। इसका एक दूसरा संशोधित संस्करण भी आया था जो कि 1871 भागों में प्रकाशित हुआ। इस संपूर्ण ग्रंथ जो था वो कुल 3 भागों में विभक्त था। यानी कि जो गारसा दत्तासी का ग्रंथ था वह काफी लोकप्रिय था। आप खुद देखिए कि इसका जो प्रथम भाग प्रकाशित हुआ वो 1839 में, द्वितीय भाग 1847 में, और दोबारा इसका रिवीजन करके 1871 ईस्वी में संपूर्ण ग्रंथ को 3 खंडों में बांटकर फिर से प्रकाशित किया गया। यानी कि अगर आपसे सवाल आता है कि हिंदी जो है सबसे पहले इतिहास लेखन का प्रयास किसने किया हिंदी भाषा का, तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, नाम होगा फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी का, और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम होगा इस्तवार दा लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। एक्चुअल में यह नाम फ्रेंच भाषा में है, इसलिए थोड़ी सी हम लोग को बोलने में सुविधा हो रही है। अब बात करें कि इनके इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं क्या थी। इनके इतिहास ग्रंथों में हिंदी को कोई अलग भाषा ना मानते हुए हिंदी उर्दू सभी के कवियों को हिंदुस्तानी के रूप में कहा गया। लगभग 800 से ज्यादा कवियों को इन्होंने अपने ग्रंथ में स्थान दिया, जिसमें 72 हिंदी के कवियों को भी जगह मिली थी। हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास ग्रंथ लेखन का प्रयास शिव सिंह सेंगर ने किया। शिव सिंह सेंगर ने जिस इतिहास ग्रंथ की रचना की उसका नाम था शिव सिंह सरोज। समय 1883 ईस्वी। यह एक चीज और कहना चाहूंगा कि शिव सिंह सेंगर से भी पहले एक व्यक्ति ने और इतिहास लिखने का प्रयास किया था, नाम था मौलवी करीमुद्दीन। इन्होंने तज किराए ए स्वराई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें हिंदी उर्दू दोनों के कवियों की चर्चा की गई थी। शिव सिंह सेंगर का जो शिव सिंह सरोज था वो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। क्या महत्वपूर्ण चीज है कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। यानी इससे पहले जो भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए वह हिंदी भाषा में नहीं था। लेकिन यह इतिहास ग्रंथ तो इसे कहते हैं कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है, लेकिन वास्तव में यह काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह
यानी जितने भी कवि हैं उनका यहाँ पर संकलन करके छोड़ दिया गया है। उनके विवेचन, विश्लेषण इत्यादि कोई चिंता कवि ने लेखक ने व्यक्त नहीं की और ना ही करने की कोशिश की। एक चीज और है कि इन लोगों ने वर्णानुक्रम पद्धति का पालन किया। वर्णानुक्रम का मतलब हुआ कि कवि किस समय का है इसका ध्यान इन लोगों ने नहीं रखा, बल्कि इन्होंने ध्यान यह दिया कि उसका जो नाम है उस क्रम के हिसाब से उसका जो स्थान है वो प्राप्त हो। इनके जो शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है, इस समय 1000 कवियों का जीवन वृत्त उन्होंने संकलित किया है। यहां एक चीज और है कि जो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है उसके बारे में भी 2 ग्रंथों में 2 अलग अलग बातें मिलती हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने जिस हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया है वहां पर शिव सिंह सरोज का प्रकाशन काल 1883 ईस्वी उन्होंने बताया है, जबकि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी इन्होंने भी हिंदी साहित्य का एक बड़ा बढ़िया इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। इन्होंने माना है कि 1878 ईस्वी में इस ग्रंथ का पहली बार प्रकाशन हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं कि 1883 में सरोज का पहला संस्करण छपा है, जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि सन 1883 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ है। और सही बात यही है कि शिव सिंह सरोज पहला संस्करण 1878 ईस्वी में और दूसरा संस्करण 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। शिव सिंह सेंगर ने एक महत्वपूर्ण चीज की कि अपने इतिहास ग्रंथ में इन्होंने किन किन ग्रंथों से सहायता ली है, उन आधार स्रोत ग्रंथों का भी नाम लिया है और ऐसे आधार ग्रंथों की संख्या कुल 14 है। तो हमें लगता है कि इन दो इतिहास लेखकों से आप परिचित हो चुके होंगे। पहले इतिहास लेखक हैं गारसा तासी, जिनका ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, और दूसरे शिव सिंह सेंगर जिनका इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। अब हम बात करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन की। सबसे बड़ा नाम अगर शुरुआती दौर के इतिहास ग्रंथकारों की करें जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक वैज्ञानिक पद्धति प्रदान करने का काम किया, तो वह नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। यह मूलतः तो भारत में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आए थे, लेकिन इन्होंने भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण का काम किया। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय भाषाओं का जो एक उदाहरण है, उस सारे जो उनके स्वरूप इकट्ठे हुए, तो उन्होंने इन्हीं के कवियों के आधार पर द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ जो है वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। और इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ग्रंथ पहली बार बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ, जबकि ये पुस्तक नुमा 1889 में प्रकाशित हुआ। अब अगले इनकी विशेषता थी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की कि इन्होंने सबसे पहले इतिहास में जो वर्ण अनुक्रम की पद्धति थी कि कवियों के नाम के पहले वर्ण के आधार पर कवियों को स्थान निर्धारित होता, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। और इन्होंने काल क्रम को ध्यान रखकर पहली बार कवियों का विवेचन, वर्गीकरण किया। इससे भी खासियत थी कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कई सारे कालखंडों में बांटा है, यानी काल विभाजन का पहला प्रयास भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। एक और चीज अब इनके बारे में बताना चाहूंगा कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के भक्ति काव्य को स्वर्ण काव्य की संज्ञा दी थी। यानी एक महत्वपूर्ण स्थापना इन्होंने और की कि भक्ति काव्य को स्वर्ण काव्य की संज्ञा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दी थी। यह बड़ी याद रखने योग्य बातें हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अब आते हैं मिश्र बंधुओं की तरफ। इतिहास लेखन का अगला जो महत्वपूर्ण प्रयास था वह मिश्र बंधुओं ने किया। पहला सवाल तो यही है कि मिश्र बंधु कौन थे।
तो यह तीन भाइयों का समूह था जो एक साथ लेखन का काम करते थे। इनका नाम था श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। मिश्र बंधुओं में तीन भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। आप ठीक से इन्हें याद कर ले, क्योंकि इस एक और नाम है जिनका नाम है कृष्ण बिहारी मिश्र। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें भी मिश्र बंधुओं पर देख लेते हैं, लेकिन तीन ही हैं और इनके नाम आप याद कर ले, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों मिश्र भाइयों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि कुल 4 भागों में विभक्त है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। पहले 3 भाग का जो प्रकाशन है वह 1913 ईस्वी में हुआ है और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। यानी कि मिश्र बंधु विनोद भी छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। जिस ग्रंथ के 4 भाग हों तो उसमें अच्छी खासी संख्या कवियों की शामिल थी। और शुक्ल जी के माने तो तकरीबन इन्होंने 5000 के आसपास कवियों को अपने ग्रंथ में स्थान दिया था। यानी एक प्रकार से इनका जो मिश्र बंधु विनोद है वह कवियों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता है। अब हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उस दैदीप्यमान नक्षत्र की हम बात करने जा रहे हैं जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास को परम आधुनिक रूप दिया और सबसे प्रामाणिक व्याख्या उन्होंने इतिहास की। हम बात कर रहे हैं हिंदी आलोचना और इतिहास के प्रोधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ था इसे 1929 में प्रकाशित कराया। एक महत्वपूर्ण घटना है कि यह ग्रंथ पहले इतिहास ग्रंथ के रूप में नहीं प्रकाशित हुआ था, बल्कि एक सभा थी जिसका नाम था काशी नागरी प्रचारी सभा। इस सभा का भी नाम हम बहुत सुनेंगे। इसने हिंदी शब्द सागर एक कोश था उसे प्रकाशित किया था और उसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से जनवरी 1929 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। यानी यह स्वतंत्र ग्रंथ शुरू में नहीं था, लेकिन बाद में इसकी डिमांड इतनी हुई, लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि यह अलग से एक ग्रंथ के रूप में 1929 में ही परिवर्तित और परिमार्जित होकर हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ। इसका और भी संशोधित परिवर्धित संस्करण 1940 में प्रकाशित हुआ। बाद में इसका एक संपादन डॉक्टर रामचंद्र चतुर्वेदी ने भी किया है, उस पर भी बाद में चर्चा की जाएगी। शुक्ल जी की सबसे बड़ी जो विशेषता थी, उन्होंने पहली चीज कवियों को कालक्रम के अनुसार रखा, दूसरी चीज काल विभाजन किया और हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 भागों में बांटा। इन 4 भागों में भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन्होंने 2 आधार दिए, एक तो कालक्रम का और दूसरा प्रवृत्ति का। जो कालक्रम का आधार था उसमें इन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल जैसे नाम दिए। और जो दूसरा इनका प्रवृत्तिगत आधार पर विभाजन था उसमें इन्होंने आदिकाल जो कालक्रम के हिसाब से नाम था उसको कहा वीर गाथा काल, जो पूर्व मध्यकाल था उसका नामकरण किया भक्ति काल, जो उत्तर मध्यकाल था उसका नामकरण किया रीति काल और आधुनिक काल का नामकरण आचार्य शुक्ल ने गद्य काल के रूप में किया। शुक्ल जी ने इन सब के पीछे अपने तर्क भी दिए हैं, जिसे जब हम काल विभाजन और नामकरण की बात जब चर्चा करेंगे तो वहां पर देखेंगे। अब शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ, ये बीएचयू में कार्यरत थे, तो इन्हीं के एचओडी साहब जिनका नाम है श्याम सुंदर दास, आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा कि मातृभाषा के प्रचारक विमल बीए पास सौम्यशील निधान बाबू श्याम सुंदर दास। इन्होंने भी विद्यार्थियों के हित को देखते हुए हिंदी भाषा और साहित्य 1931 ईस्वी में प्रकाशित करवाया और एक अन्य ग्रंथ हिंदी भाषा का विकास 1934 ईस्वी में लिखकर प्रकाशित कराया। एक और विद्वान हुए जिनका नाम है सूर्यकांत शास्त्री। इन्होंने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास नाम से 1934 ईस्वी में एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तो सूर्यकांत शास्त्री का लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास।
अच्छा, इसके बाद ये जो अगला ग्रंथ है ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने भी इतिहास ग्रंथ की रचना की। ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। इनका भी इतिहास ग्रंथ 1934 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ। कृष्ण शंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1934 में ही इतिहास ग्रंथ लिखा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आधुनिक हिंदी साहित्य पर लिखे जाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ है। यानी अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि आधुनिक हिंदी साहित्य पर पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो नाम होगा कृष्ण शंकर शुक्ल। वैसे आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो आपके सामने नाम आएगा गाड़ सादा तासी, इस्तवार द ललित रेत्युर, आयंदु हिंदुस्तानी। अब हम बात करते हैं अगले इतिहास ग्रंथ की। जो शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ जितना ही चर्चित हुआ और लोकप्रिय हुआ, इसकी सिर्फ कमी यह थी कि यह 1643 ईस्वी तक का ही कालक्रम इसने पकड़ा, अन्यथा यह इतिहास ग्रंथ भी काफी लोकप्रिय था। इसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 1938 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। आपको बताना चाहेंगे कि यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पीएचडी थीसिस थी। यह इतिहास ग्रंथ वास्तव में उनका शोध कार्य था। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास भी एक चर्चित कृति थी। श्री कृष्णलाल ने आधुनिक हिंदी का विकास नाम से 1941 ईस्वी में एक इतिहास ग्रंथ प्रकाशित करवाया। अगले जिस विद्वान की हम बात करने जा रहे हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शिष्य थे और उनके अति प्रिय शिष्यों में से एक थे। नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, यह 2 खंडों में प्रकाशित है। पहला भाग इसका 1859 और पहला भाग 1959 और दूसरा भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा, इसमें इन्होंने रीत काल पर बड़ा अच्छा काम किया। हम सब जानते हैं कि रीत काल में 3 प्रकार के कवि हैं, एक रीतिबद्ध, एक रीति सिद्ध और एक रीति मुक्त। वस्तुतः यह विभाजन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही किया था और जिस ग्रंथ में इसका विभाजन हुआ था वो था हिंदी साहित्य का अतीत। तो इसलिए काफी याद करने योग्य है। दूसरा जो ग्रंथ है इनका, उसका नाम है वांग्मय विमर्श। 1944 ईस्वी में इसका प्रकाशन इन्होंने कराया था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, यह भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे और इन्होंने भी कई सारे इतिहास ग्रंथों की रचना की, जिसमें पहला इतिहास ग्रंथ है आधुनिक साहित्य की भूमिका 1952। 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य नए संदर्भ, हिंदी उपन्यास उपलब्धियां, आधुनिक हिंदी कहानी का परिपार्श्व और हिंदी साहित्य का मानक इतिहास। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो संपूर्ण जो इतिहास लिखा उसका नाम है हिंदी साहित्य का मानक इतिहास। इसके अलावा हिंदी साहित्य की विभिन्न चीजों को उन्होंने ध्यान में रख के कई इतिहास जो विधा विशेष पर थे, जैसे आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने काव्य की चर्चा की, 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य में आधुनिक साहित्य की बात की, हिंदी उपन्यास पे भी चर्चा की, आधुनिक हिंदी कहानी पर भी ग्रंथ लिखा। लेकिन अगर इन्होंने हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास को लेकर कोई ग्रंथ लिखा तो होता हिंदी साहित्य का मानक इतिहास। यह भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगली बात हम करते हैं, अगर हम स्थापना के दृष्टिकोण से देखें तो पहले जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने तेन की विधेयवादी पद्धति का आधार बनाते हुए अपने इतिहास ग्रंथ में तमाम प्रवृत्तियों का नामकरण किया। तो उसी प्रकार दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से कोई मुकम्मल पुस्तक सभी कालखंडों को लेकर नहीं लिखी, लेकिन इन्होंने जिस कालखंड पे अपनी लेखनी चलाई उसमें काल का नामकरण ही बदलना पड़ गया। इन्होंने जो पहला ग्रंथ लिखा वो था हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, या 10 अध्यायों में विभक्त ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में, और तीसरा ग्रंथ हिंदी साहित्य
उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में। तो यहां ध्यान देने की चीज है कि इन्होंने पृथक रूप से एक समस्त कालों को लेकर कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन हिंदी साहित्य के आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका में इतिहास के कई नए मानक गढ़े। पहला इनका जो मत था वो था भक्ति काल के उदय को लेकर। शुक्ल जी ने कहा था कि वो निराश हिंदू मानस की उपज थी, लेकिन द्विवेदी जी ने कहा कि वह निराश हिंदू मानस की उपज ना होकर वह था भारतीय चिंताधारा का स्वाधीन विकास। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इन्होंने शुक्ल जी के जो आदिकाल का नामकरण था वीरगाथा काल, उस पर भी खंडन किया था और कहा था कि इस काल में जितनी प्रवृत्तियां हैं वैसे में इसे निर्विशेष नाम आदिकाल दिया जाना ही उचित है। यानी इन्होंने आदिकाल का नाम शुक्ल जी वाला ही ग्रहण किया, लेकिन उसकी जो विशेषताएं बताई वह इनकी अपनी मौलिक हैं। इसके अलावा आलोचना ग्रंथ भी इन्होंने लिखे, जिसमें नाथ सिद्धों की बानियां, नाथ संप्रदाय, मध्ययुगीन धर्म साधना, मध्ययुगीन बोध का स्वरूप। अब हम अगली जिस इतिहास ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं, यह सर्वाधिक लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है, लेकिन इसे डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा नहीं है, बल्कि इसका संपादन किया है। नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन 1973 ईस्वी में। आप सब इस इतिहास ग्रंथ को पढ़ चुके होंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदी का सबसे जिसे बैलेंस इतिहास ग्रंथ की दर्जा अगर दिया सकता है तो वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। और यह शायद इकलौता इतिहास ग्रंथ है जो आदिकाल से लेकर 2005-7 तक के जो और उसके बाद तक की जो प्रवृत्तियां हैं उन सब को कवर करता है। इनका एक दूसरा ग्रंथ है हिंदी वांग्मय 20वीं शताब्दी, और इनका जो मौलिक ग्रंथ अपना लिखा हुआ है वह है रीत काव्य की भूमिका, जिसमें इन्होंने रीत काल का विधिवत विश्लेषण किया है। अब अगले जिस इतिहासकार की बात कर रहे हैं वह भी एक नई पद्धति का इतिहासकार है, जिसने इतिहास को मात्र 3 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया और हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास लिखने का नाम दिया। नाम है डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में लिखा। यह 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यानी डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने जिस इतिहास ग्रंथ की रचना की उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये नाम याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला नाम है। इसके अलावा रामखिलावन पांडे कोई बहुत वो नहीं है, सिर्फ इतिहास का नाम थोड़ा सा चौंकाने वाला, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसलिए इसका नाम इसमें शामिल है। डॉक्टर रामसूर चतुर्वेदी की बात हमने पहले ही की। इन्होंने बड़ी ही चर्चित कृति हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से लिखी। इस कृति को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ और हिंदी के इतिहास ग्रंथों में एक नया अध्याय जोड़ने का इन्होंने काम किया। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1986 में हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि तब तक नई आलोचना का उद्भव हो चुका था, और ये जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा गया या उसी प्रकार की आलोचना के पल्लवन के रूप में यह कृति देखी जाती है। इसके अलावा इन्होंने एक और इतिहास ग्रंथ जो हिंदी गद्य को लेकर लिखा, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996 ईस्वी में। फिर हिंदी काव्य का इतिहास लिखा, आधुनिक कविता यात्रा लिखी, भक्ति काव्य यात्रा। इसके बाद एक बड़े चर्चित मार्क्सवादी इतिहासकार हुए, नाम है डॉक्टर बच्चन सिंह। इनका जो सबसे चर्चित इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अक्सर मैं जब किसी को पढ़ने के लिए कहता हूं तो उसे 4 इतिहास ग्रंथों के नाम बताता हूं। पहला इतिहास ग्रंथ जिसका नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। दूसरा डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरा अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। और चौथा जो इतिहास ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। यह 1996 ईस्वी में लिखा गया और बड़ा बढ़िया इतिहास ग्रंथ है, आपको भी पढ़ना चाहिए। इनका एक दूसरा इतिहास ग्रंथ भी है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद डॉक्टर नामवर सिंह ने कोई इतिहास ग्रंथ, मुकम्मल इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन आधुनिक काल की तमाम काव्य प्रवृत्तियों को लेकर आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नाम से 1954 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ लिखा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नई कविता के नामकरण के पीछे ये इतिहास ग्रंथ बड़ा चर्चित रहा।
और इसने आधुनिक काव्य के जो विभिन्न परिभाषाएं थी वह देने में बड़ा सफल कार्य किया। और हैं आचार्य नंदलाल वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य, दो इतिहास ग्रंथ जो कि इतिहास ग्रंथ पूरी तरह से नहीं है, बल्कि इन्होंने एक युग विशेष को लिया है लेकिन महत्वपूर्ण है। आगे ने भी एक इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। यहाँ इन जिन इतिहास ग्रंथों के नाम बता रहा हूं, चाहे नामवर सिंह का हो, चाहे नंदुलाल वाजपेयी का हो, चाहे गे का हो, ये इन तीनों ने आधुनिक साहित्य को ही लगभग लगभग अपना विषय बनाया है। अब अगली बात जब हम आते हैं तो कवि लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग अक्सर उच्चारण में गलती करते हैं, राहुल सांकृत्यायन को सांस्कृत्यायन पढ़ देते हैं। तो इनका नाम है, सही नाम है राहुल सांकृत्यायन। इनके जो ग्रंथ है उसमें एक है हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी, हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं तथा दक्षिणी हिंदी काव्यधारा। और इसमें भी हिंदी काव्यधारा अक्सर परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं कि राहुल सांकृत्यायन के ग्रंथ का नाम बताइए, तो उसका नाम है हिंदी काव्यधारा। उदय नारायण तिवारी ने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, खासकर ये भाषा वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने हिंदी भाषा की उद्भव और विकास पर एक ग्रंथ लिखा। ऐसा ही डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। ये चर्चित क्यों हुए? इन महोदय ने रीति काल के नामकरण को कला काल किया था, जो बड़ी चर्चित स्थापना रही थी, इसीलिए इनका इतिहास ग्रंथ भी हम नाम पढ़ लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। और राममूर्ति त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव कुमार शर्मा, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, ये भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये शायद गुजरात विश्वविद्यालय से थे और इन्होंने यह ग्रंथ लिखा था। चतुर्सेन शास्त्री ने भी एक इतिहास ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। वासुदेव सिंह ने लिखा यह साहित्य का उद्भव काल। धीरेन्द्र वर्मा की कृति हिंदी साहित्य भी एक चर्चित कृति है। यह भारतीय साहित्य परिषद इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। इसने महत्वपूर्ण काम यह किया कि जो शुक्ल जी ने 4 काल वाला नामकरण किया था, उसे इन्होंने 3 में किया, और आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 कालों में ही पूरे काल उसका विभाजन करके पूरे साहित्य को लिखा। और यह भी एक संपादित ग्रंथ है, यानी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने खुद ही नहीं लिखा है, बल्कि संपादन किया इस ग्रंथ का, कई सारे लेखक इसमें शामिल हैं। ऐसे ही हिंदी आलोचना उद्भव और विकास भगवत स्वरूप मिश्र का। शंभुनाथ सिंह ने हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका लिखी। नलिन विलोचन शर्मा ने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से एक बड़ा चर्चित ग्रंथ लिखा, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि साहित्य के इतिहास दर्शन पर किस लेखक ने ग्रंथ लिखा है, तो नाम याद कर लीजिए, नलिन विलोचन शर्मा। अब यहां एक 2 इतिहास ग्रंथों की बात हम करने जा रहे हैं, और ये 2 इतिहास ग्रंथ अक्सर एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, खासकर टीजीटी पीजीटी में। डॉक्टर गुलाब राय का हिंदी काव्य विमर्श और हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। इसमें से हिंदी काव्य विमर्श ही ज्यादा पूछा जाता है। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अगर आप हर तीसरे साल के टीजीटी या पीजीटी पेपर में देखेंगे तो हिंदी साहित्य विमर्श, इसका नाम बार बार आपको मिलेगा, क्योंकि अक्सर लोग इसे भूल चुके हैं। इसके बाद हम बात करें तो आधुनिक काल आया, स्त्री अस्मिता का उदय हुआ, और उसी को लेकर डॉक्टर सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी में लिखा, जिसमें इन्होंने आदिकाल से लेकर अब तक की जितनी महिला साहित्यकार थी सबको केंद्र में रखकर इतिहास ग्रंथ की रचना की। खास चीज इसकी यह है कि सिर्फ ये हिंदी के कवियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य भाषाओं के कवियों को भी, कवियत्रियों को भी इसमें जगह मिली है। एक इनका और ग्रंथ है साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप। अब जिस हम इतिहास ग्रंथ की बात कर रहे हैं, एक तरीके से इतिहास ग्रंथों का इंसाइक्लोपीडिया है। नाम है इसका काशी नागरी प्रचारी का हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। ये प्रकाशित भी हो चुका है और 16 भाग में तथा 18 भाषाओं में यह प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा प्रभाकर माचवे ने हिंदी साहित्य की कहानी नाम से लिखा। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, और ऐसे ही तमाम ग्रंथ लिखे हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। यहाँ अंत वाले कुछ ग्रंथों की हम एक ये ग्रंथ है
डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य, यह भी काफी चर्चित ग्रंथ है। और डॉक्टर श्री परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये भी पूछा जाता है। और मोतीलाल मिनारिया का राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये भी, इनके भी नाम पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने इन्हीं ग्रंथों में जो चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो है उसकी अप्रामाणिकता का सवाल उठाया था। इस वजह से यह इतिहास ग्रंथों के नाम पूछे जाते हैं। इसके अलावा 2-3 नाम और हैं। एक सबाल्टर्न अध्ययन करके राजेंद्र प्रसाद सिंह ने हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास लिखा। यह नाम भी याद करने योग्य है, हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास। यह नाम अगर आपको याद है, क्योंकि इन्होंने सबाल्टर्न दृष्टि से पहली बार इतिहास ग्रंथ लिखने की कोशिश की। अच्छा, वहां जो पढ़ा रहे थे शुरुआती इतिहासकारों में, तो 2 व्यक्तियों का नाम बड़ी बाद में सामने आया। ये नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा के जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसमें आया पादरी एडिसन ग्रीव्ज। इन्होंने स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक ग्रंथ लिखा और एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, क्या स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा? तो पादरी एडिसन ग्रीव्ज। याद कर ले, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडिसन ग्रीव्ज। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडिसन ग्रीव्ज, और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर वो लिखा पादरी FEKE। पूरा नाम मुझे भी नहीं पता है। तो ये 2 ग्रंथ भी बड़े चर्चित है। तो मुझे लगता है कि इतने से हो गया बातें पर्याप्त। अब सभी इतिहास ग्रंथों की क्या विशेषताएं हैं, इस पर अगली क्लास में एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नई वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।